हमारे साथ मुफ्ती अदनान काका खेल साहब जो हैं वो मौजूद हैं इस्लामाबाद से। उनसे पूछेंगे कि ये जो ऐलान हुआ है वजारत तालीम के मतहत करने का दीनी मदारिस को, आप समझते हैं कि ऐसा आसानी से हो पाएगा और दीनी मदारिस उसको किस तरह कबूल करेंगे? जी, आज ही मैंने सुनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं उस पर एक तो मुझे कोई थोड़ा सा ताज्जुब भी है कि ये मुझे समझ में नहीं आया कि इस मसले का ISPR से क्या ताल्लुक है और उसका फौजी तर्जमान साहब को इस पर गुफ्तगू करने की जरूरत क्यों पेश आई एक हुकूमत के होते हुए, मुंतखब हुकूमत के और उसके पूरे निज़ाम के। दूसरी बात ये है, और ये सब जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि देखें, दीनी तालीम बजाते खुद एक स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल ठीक। एक तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि हमारा ये ख्याल है, और ये वाहिद दीनी तालीम के बारे में हमारी ये राय है कि एक आलिम दीन को डॉक्टर भी होना चाहिए, एक आलिम दीन को लॉयर भी होना चाहिए, एक आलिम दीन को इंजीनियर भी होना चाहिए। खुद इल्म दीन हमारे नजदीक गालिबन कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है और ये हम इसको समझे नहीं है। आज इससे पहले जो 1400 सालों में उलमाए दीन गुजरे हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और वो कौन से अपने जमाने के दूसरे हुनर उन्होंने उसके साथ सीखे थे? मैं बल्कि यहाँ आपको ऐड करूंगा, जो यूरोप के मगरब में जो ओरिएंटलिस्ट हैं, जो पूरी की पूरी मास्टर डिग्री रिलीजियस एजुकेशन में करते हैं, वो भी डॉक्टरी पढ़ने नहीं जाते। बाकी तो बात नहीं जाता है बिल्कुल किसी, और वो भी इल्म दीन का कोई एक शोबा पकड़ लेते हैं। जी जी, उसके अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। पूरी दुनिया में अथॉरिटी होते हैं, कोई हदीस में, कोई तफसीर में, कोई फिका में। उसके फिका के अंदर फिर जितने अब्वाब है उसमें एक एक में इतनी बड़ी बड़ी स्पेशलाइजेशन हो रही है। बिल्कुल ठीक। एक तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये खुद अगर आपको उलमा चाहिए, या तो ये है हमारे यहाँ ये लोग बड़ी ललचाई हुई निगाहों से तुर्की को देखते हैं और मिस्र को देखते हैं, जहाँ तकरीबन अमलन उन इदारों का खात्मा हो गया जहाँ से रासिखुल इल्म उलमा तैयार होते थे। सरकारी उलमा तैयार करने का काम वहाँ बहुत अच्छे तरीके के साथ हो रहा है, और उसी किस्म के उलमा, उसी निज़ाम को हमारे यहाँ हर दौर के अंदर बड़ी ललचाई हुई निगाहों से देखा गया है कि इस किस्म के उलमा कैसे तैयार होंगे पाकिस्तान के अंदर, जिनके फतावा, जिनकी गुफ्तगू, जिनकी हर चीज फकत निजाम के ऊपर एक मोहर सख्त करने के काम आए। और ये आजाद मदारिस उसके रास्ते के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। बुनियादी बात ये तो एक तो ये है कि मदरसे के अंदर जब कोई तालिब इल्म आता है तो उसको कुछ बुनियादी तालीम है, जिसके बारे में हमारी शुरू से राय ये है कि एक बुनियादी तालीम, जिसको आप यूं कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे सिस्टम में जिस तरह की इस्तेदाद इंटरमीडिएट के अंदर पैदा हो जाती है, FSC तक, जहाँ FA FSC तक, जिसके बाद राहें जुदा हो जाती हैं, एक लॉयर की और एक एग्रीकल्चर की और मेडिसिन की, इंजीनियरिंग की, उस हद तक की बुनियादी तालीम मदारिस में होनी चाहिए, जिस पर आज से दहाइयों पहले इत्तेफाक है मदारिस के अरबाब इख्तियार। बल्कि पहले मदारस में भी, पुराने मदारस में भी जो एक जमाने में पढ़ाया जाता था, फलसफा पढ़ाया जाता था, उसके बाद मंतक पढ़ाई जाती थी, उसके बाद रियाजी पढ़ाई जाती थी, पुराने मदरसे, ये सारे बोली सीना कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के थोड़े आए थे। ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी और बहुत कुछ उसके साथ साथ। ये तो एक इत्तेफाकी, इस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। उसके बाद अगर किसी ने दीन हासिल, किसी पर जबर तो है नहीं, जबरदस्ती तो है नहीं, किसी ने दीन पढ़ना है तो उसको उसके लिए 10, 12, 14 साल चाहिए होते हैं बेहतरीन तरीके के साथ पढ़ने के, फिर पढ़ाने के, फिर फतवे की तमरीन के। उस दौरान वो डॉक्टर कैसे बनेगा, उस दौरान वो बैंकर कैसे बनेगा, उस दौरान वो फौजी कैसे बनेगा? वो तो वही बनेगा जो अपनी एक लाइन छोड़ के दूसरी तरफ चला जाए, जैसे कि जाते हैं मदारिस के बहुत सारे बच्चे, और वो किसी मरले पर जाकर तय कर लेते हैं कि हमने किसी और शोबे की तरफ जाना है, तो उनके पास रास्ते होते हैं जाने के, और वो जा रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों के अंदर काम कर रहे हैं। कितनी मिसालें दी जा सकती हैं उसके लिए। तो इस पर एक तो ये बात समझने की होगी हमेशा मदारिस के हवाले से। दूसरी बात जो मेन स्ट्रीमिंग की या जो निसाब में तब्दीली की है, तो हमें इस बात पर, मुझे जाती तौर पर कम से कम मदारिस से इतने ताल्लुक के बावजूद ये बात समझ में नहीं आई कि वो फिरका वाराना मवाद कौन सा है जो निसाब में दाखिल, किताब पॉइंट आउट की जाए। अदनान साहब, मुफ्ती अदनान साहब, मैं यहाँ थोड़ा सा तवक्कुफ इस मसले में एक और सवाल जो अक्सर उठाया जाता है कि बुनियादी तौर पर ये फिरका वारियत पैदा की जाती है और मटीरियल पैदा किया जाता है। बुनियादी तौर पर अब तो मेरा ख्याल है कि मदारस जो हैं वो क्रॉस फिका जो है, मतलब 4-5 फिका हैं, वो पढ़ाना शुरू हो चुके हुए हैं एक खास सतह के ऊपर। और ये मेरा ख्याल लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एक हनफी मदरसा है तो शाफी, मालकी, बाद जाफरी भी पढ़ाते हैं और जाफरी भी यही पढ़ाते हैं। बिल्कुल पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो आजकल के जो जदीद मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिनको इश्तिहाद के जरिए से हल करने की कोशिश की जाती है, उसमें तो वैसे ही तमाम मजाहिब से, तमाम फिका के तमाम मकातिब से और तमाम स्कूल से मदद ली जाती है, और जहाँ से जो चीज मिल रही होती है उसके ऊपर एक इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो अगर इस मवाद के बारे में नाम लेकर उन किताबों को नामजद किया जाए, ये वो किताबें हैं जो फिरका वाराना
مواد جن میں داخل ہے یا جو پڑھائی جا رہی ہیں تو شاید ہم سب کے لیے سمجھنے کے اندر بڑی آسانی ہوگی اور ہمارے لیے بھی ایک نئی خبر ہوگی کہ اچھا اس ملک میں کہیں پر یہ چیزیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں. ہمارے علم میں کم سے کم نہیں ہے, کیونکہ عجیب بات یہ ہے فرقے ہیں 100 سال کی کیا کہنا چاہیے ٹوٹل تاریخ. یہ 1862 اور یہ سینکڑوں سال پرانا نصاب پڑھا رہے ہیں. دوسری طرف سے تانا یہ ہے کہ فرقہ واریت بھی پڑھا رہے ہیں, تو فرقہ واریت تو جدید چیز ہے. تو جو لوگ قدیم چیزیں پڑھا رہے ہیں جن کا پہلا الزام ہے کہ ان کا تمام نصاب 1000 سال پرانا ہے, تو 1000 سال پرانے نصاب کے اندر یہ پچھلی صدی کے فرقے کیسے آ گئے ہیں؟ تو اس لیے یہ تو دونوں قضیے ملتے نہیں آپس کے اندر ایک وقت کے اندر. اس لیے میرے خیال ہے کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے. اس کو بالکل یوں کسی سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے مدارس کے بارے میں یہ کہنا کہ اچھا میں صرف یہاں پر ایک فوڈ فار دا تھاٹ علماء کے لیے کہ بجائے اس کی کہ ہم ISPR جو ہے یہ کرے, مجھے کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ تمام مدارس خود اکٹھے ہو کے ایک یونیفائڈ سیلیبس خود بنا لیں جیسے دنیا میں بنائے جاتے ہیں, اور دنیا میں اپنے جیسے آکسفورڈ نے بنایا کیمرے, اور ہم خود ایک ایسی باڈی بلڈ کر لیں, خود اپنا ایک ایگزامینیشن بورڈ آپ کا ایک تو ہے لیکن اوورآل ساروں کو ملا کے ایسا ہونا تو چاہیے فوری طور پہ. وہ ہونا چاہیے, وہ ہے اتحاد تنظیمات کے نام سے ایک فورم ہے, لیکن وہ اوورآل امبریلا فارم ہے نا جی, مجھ سے وہ امبریلا قسم کا ہے, لیکن اس نے ایک یونیفائڈ صورتحال اختیار نہیں کی کہ یعنی ایک جگہ کا دوسری جگہ پڑھا سکے, دوسری جگہ تیسری جگہ پڑھا سکے. دیکھیں پاکستان کا مسئلہ اس سے بہت زیادہ آسان ہے اور یہ صاحب کہ پاکستان میں جو 70-80% یا 90%, مجھے اس کا پورا ایگزیکٹ فگر نہیں پتا, جو فقہ حنفی کے جو فالوئنگ ہے, پاکستان کے 2 مشہور مکاتب فکر دیوبندی اور بریلوی دونوں فقہ حنفی فالو کرتے ہیں. ان دونوں کا نصاب 95% ویسے ہی سیم ہے, بالکل ٹھیک ہے. ان دونوں درس نظامی پڑھاتے ہیں اور درجہ اولا کی صرف سے لے کر بخاری تک ان کا ایک نصاب ہے. کہیں کسی ایک جگہ پر کوئی ایک آدھی کتاب الگ ہو تو مجھے اس کا علم نہیں ہے, اس سے میں نے 5% گنجائش چھوڑ دی درمیان میں, ورنہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 100% نصاب ایک ہے دونوں کا. فقہ کی کتابیں بھی ایک ہے, عقیدے کی کتابیں بھی ہے, اس لیے 80% مسئلہ تو ویسے ہی اکٹھا ہے. ویسے بھی اگر اہل حدیث میں بھی آئیں تو حدیث اور قرآن پاک جو ہے اور جر و تعدیل ہے وہ تو کہیں نہیں بدلتی, وہ ساری ویسے وہ اکٹھی ہو جائیں گی اس کے اندر. اس لیے انشاءاللہ ہمیں تو پاکستان کے اندر اس حوالے سے کوئی ایسی بہت بڑی جس کو کہنا چاہیے ایسی خلیج نظر نہیں آتی جس کو پاٹنے کے لیے ہمیں فوج کو بلانے کی ضرورت پیش آ جائے. چلیں جی, بہت شکریہ عدنان صاحب. دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا DG ISPR کو میرے سامنے بیٹھ کے بتا دیں, مجھے تو بلائیں گے نہیں کبھی بھی, آج تک نہیں بلایا کبھی بریفنگ, کہ جس مدرسے کے بارے میں وہ گفتگو فرما رہے ہیں کیا اس کو پتہ ہے جر و تعدیل کیا ہوتی ہے, کیا پتہ ہے فقہ کیا ہے, کیا پتہ ہے حدیث کیا ہے, کیا اس کو پتہ ہے قرآن کیا ہے. کیا آپ اندازہ کریں کہ اورینٹل اسکول آف اورینٹل لینگویج آکسفورڈ میں کھلتا ہے, کیمبرج میں کھلتا ہے, واشنگٹن میں کھلتا ہے, وہاں سے حدیث کا علیحدہ ایم اے ہوتا ہے, قرآن کا علیحدہ ایم اے ہوتا ہے, فقہ کا علیحدہ, اس کو نہیں کہتے, اس کو انجینئر کو نہیں بناتے ہو. چلے اور یہ صاحب واشنگٹن آرون کو پکڑ کے رینچ پکڑاؤ اور کہو UMT میں داخلہ, UET میں داخلہ لے لیں. چلیں جی, اس میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک